नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है पर्यावरणीय ईवीएस के क्लास नंबर 17 में। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे साथियों, पोल्यूशन से संबंधित टॉपिक है, यानी हम बात करेंगे प्रदूषण से संबंधित टॉपिक पर। और सभी को पता है प्रदूषण से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम पर जरूर पूछा जाता है। तो चलिए पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण के टॉपिक को क्लियर करते हैं और हम इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, साथ ही साथ डिटेल के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी बात करेंगे। तो साथियों, क्लास नंबर 17 का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? देखिए, ग्रीन हाउस गैस बहुत ही आसान सा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपर्युक्त सभी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें आपकी CO2, CH4, जल वाष्प भी है। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ABC तीनों हो जाएंगे, अर्थात डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी की ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, या हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की। तो ताजमहल में साथियों निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होगा ताजमहल के पीले होने के लिए? तो साथियों राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के आसपास स्थित रबड़, ऑटोमोबाइल, केमिकल फैक्ट्रियां हैं। इसके कारण वातावरण में विषैली गैस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और वर्षा होने पर गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऐसी गैस का नाम बताइए जो वर्षा के पानी में अगर मिल जाए, घुल जाए, तो वर्षा का पानी ही अम्लीय बना देता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों, सल्फर जो डाइऑक्साइड होता है, ऑक्साइड मतलब SO2 की बात करेंगे, तो SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से या मिलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे और ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा जलीय स्थिर दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। ये इमारतें, स्मारक को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी यह प्रभाव डालती है। चौथा प्रश्न है साथियों, आई होप आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और अभी तक आपने लाइक अवश्य कर दिया होगा क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाई बहनों का। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी की नहीं बात कर रहे हैं कि आप नाइट्रोजन बता दें कि 78% है सर, इसके बाद ऑक्सीजन 21% है सर। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के रूप में यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सबसे अधिक मात्रा में है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप यानी हमारे और आपकी क्रियाकलापों द्वारा, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को क्या है, अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह ऊष्मा पर बनी रहती है, सतह पर जो है ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हर एक क्लास को, हर एक कंसेप्ट को। हर एक भाई बहन है गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर पाना, अध्यापक अध्यापिका बनना। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या उपर्युक्त सभी। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, मानवीय गतिविधियां वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का
सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, बेफिक्र करें और अपना अपना ओपिनियन बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन यहाँ पर सर्वमान्य है। छठवां प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? एक ही नाम आता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। पहले ऑप्शन की बात करेंगे। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। और देखिए, प्रत्येक टीटी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित। ज़्यादातर 90% चांस है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट यह आपका बिंदु है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रदूषण से संबंधित की बात करें अगर, ये एक हानिकारक गैस है MIC, जिसका उपयोग कार्बन या कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित भी हुए थे। और सभी को पता है मध्य प्रदेश भोपाल जाना माना सबसे शहर है और यह कैपिटल ऑफ स्टेट MP का है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी पाया जाता है। देखिए, मिनी माता रोग मछलियों के खाने से होगा जिस मछली में आर्सेनिक की मात्रा जो है ज़्यादा होगी या पारे की। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, तो मैं आपको डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा अर्थात HG ज़्यादातर होता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुँह शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी होना, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो चुकी है। यह बीमारी पहली बार जापान के मिनीमाता खाड़ी के आसपास रहने वाले देखी गई थी। इसी कारण इसका नाम जो है मिनीमाता रोग यहाँ पे रखा गया था। प्रमुख प्रदूषक व उनसे उत्पन्न रोगों के बारे में जान लेते हैं। प्रदूषक और रोग। प्रदूषक पारा है, रोग क्या हो जाएगा मिनीमाता। आर्सेनिक, ब्लैक फुट। प्रदूषक फ्लोराइड और रोग कौन सा होता है नाकनी संरक्षण। नाइट्रेट प्रदूषण हो गया रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम इटाई रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है कैडमियम के। फेफड़े में कैंसर किसके प्रदूषण के कारण होता है एस्बेस्टस के। और ल्यूकेमिया का कैंसर किसके प्रदूषण के कारण होता है बेंजीन के कारण होता है। और आपका मूत्राशय का कैंसर किसके प्रदूषण के कारण एनिलीन के प्रदूषण के कारण होता है मूत्राशय का कैंसर। आठवां प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। सभी हर एक भाई बहन एक गृहिणी यहाँ पे कमेंट करेंगे जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो साथियों, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास इनमें से किस पर हुआ है भूमध्य रेखा पर हुआ है। किसकी बात करेंगे भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं या दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी बार एग्जाम पर भूमध्य रेखा पर लिखा हुआ है, लेकिन भूमध्य रेखा आपका गलत ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। वो क्यों होगा, देखिए ओजोन परत अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, ये आपको नहीं बोलना है, ठीक है। भूमध्य रेखा नहीं करके आना है, दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVIP कैटेगरी का यह साथियों प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होगा, UVA, UVB, UVC। देखिए, पराबैंगनी किरणों को 3 स्तरों में 3 चरणों में बांटा गया है, UVA, UVB, UVC। लेकिन सबसे अधिक हानिकारक इसमें कौन होता है, तो सबसे अधिक हानिकारक UVC होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर उनके वर्गों में बांटा गया है, UVA, UVB, UVC। इन किरणों में UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं
अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। UVA UVB किरणों पर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। UVB से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। UVB जो आपके हैं इनमें क्या है, जीन परिवर्तन होता है, पौधे की वृद्धि में रुकावट होती है, त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाना, एंटीबायोटिक जिसकी बात कर रहे हैं ये UVB किरण के कारण होता है, और सनबर्न। ये आपके जो चीज़ें दी गई हैं छठों सातवीं चीज़ें जो है आपकी ये किसके कारण होता है, तो ये छठवें जो आपके प्रभाव हैं UVB किरणों के कारण होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर देखा गया है, आपके पश्चिम बंगाल पर देखा गया है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक क्षेत्र है, सर्वाधिक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यंत ग्रस्त है। और भारत में 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का एक राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। केवल छत्तीसगढ़ का एक गांव राजनांदगांव, और इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिला मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल मानक स्तर से अधिक पाई गई है। और भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। देखिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का नाम तो पढ़ा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का आपने ग्रीन हाउस गैस में पढ़ा, लेकिन साथियों आपने हीलियम का नाम नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैसों पर आता है जिसका उपयोग वायुयान की टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वायुयान के टायरों में हवा भरने पर उपयोग की जाने वाली जो गैस अक्रिय गैस आपकी हीलियम गैस है। ग्रीन हाउस गैसें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह ईंधन, कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने और जंगलों में लगी आग से पैदा होती है। दूसरी है मीथेन, यह तेल से रिसने, धान के खेत व पशुपालन आदि में पैदा होती है। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, यह खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों द्वारा ताप में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। फ्लोरोकार्बन एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा उत्पन्न होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गंधयुक्त ईंधन का दहन जो अम्लीय वर्षा का कारक होता है, इससे उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, सभी लोग पता एक ही बात करेंगे, डेसिबल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। और डेसिबल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है, और सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है, और यह साधारण तेज की अगर बात करें 95 डेसिबल जो अत्यंत होती है, और 75 डेसिबल जो है साधारण तेज होती है। 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या है, तीव्र, यहाँ पे 3 नहीं है, तीव्र क्या है, कष्टकारक होती है, यानी अत्यधिक कष्टकारक होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 5 मार्च, 22 अप्रैल। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की अगर बात करते हैं, एक ही नाम आता है, 16 सितंबर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द
प्रेशराइजेशन ओजोन लेयर घोषित कर दिया गया है। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन। 4 महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसा ईंधन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण यानी कम से कम, तो हाइड्रोजन कम से कम जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, वहाँ की डीजल, कोयला, पेट्रोल ये अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण से। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर फीडबैक करते जाएंगे। आप सभी का कमेंट सर्वमान्य है। आप सभी का फीडबैक हर एक भाई बहन गृहिणी का सर्वमान है। आप सभी लोग ज्ञानी श्रव्य व्याख्याता लोग हैं। ग्रीन मफलर साथियों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, 5 प्रश्न और करेंगे इस क्लास पर। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो सभी को पता है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो बहुत बड़ी त्रासदी है। और ये त्रासदी भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना के रूप में जाना जाता है। और सभी को लोगों के बारे में हम डिटेल के साथ आपको बता चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, CO2 की मात्रा में वृद्धि होना। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने को मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल, जंगलों की कटाई, घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। और बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्यान्न पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता सुधार हेतु, जल का वेग सुधार हेतु, जल की प्रचुरता सुधार हेतु या जल के तापमान सुधार हेतु। सभी कमेंट के माध्यम से राइट आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य साथियों जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन 15 वर्ष के अवधि में 901.71 करोड़ रुपए बेयानी खर्च करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा। तो यह फिलहाल फिर विफल हो गया था। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है बंद कमरे में, तो उसका खतरनाक प्रभाव क्या हो सकता है? ठंड का मौसम आने वाला है, लगभग दस्तक हो चुका है। तो कोयले की अंगीठी अगर कमरे में 3-4 घंटे वहाँ पे जलाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इसका खतरनाक प्रभाव कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रक्त में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि साथियों सभी को पता है अंगीठी के कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से शरीर में रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट यहाँ पर क्या है, लकड़ी कोयला जलने वाला से धुआं, यह गैसीय अपशिष्ट रूप में कहला जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे गैसीय अपशिष्ट अर्थात हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। बात करेंगे महत्वपूर्ण जो अपशिष्ट के बारे में, ठोस अपशिष्ट। देखिए सब्जी फल के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक, लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख, इसे क्या कहते हैं, ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। जैविक कचरा, फल सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य एवं जंतुओं के मल, इनको जैविक कचरा बोला जाता है। अजैविक कचरा जो पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने होते हैं, कारखानों से निकलना रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, इनको अजैविक कचरा कहा जाता है।
द्रव अपशिष्ट किनको कहा जाता है? नालियों और सीवर का गंदा पानी, उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैले द्रव को कहा जाता है। गैसीय अपशिष्ट लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाले धुआं, कारखानों के चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकलने वाली दुर्गंध को गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है। ई कचरा, घर और आसपास से निकलने वाले ई कचरा जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सभी आदि का इसको ई कचरा बोला जाता है। तो साथियों ये रहा आपका ईवीएस महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के पैटर्न पर, नए पैटर्न पर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न पर ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। वित्त महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की। तो प्रदूषण से संबंधित ये क्लास था और आगे आने वाले चैप्टर भी हम क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ। नेक्स्ट क्लास पर सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर एक क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की करना है। तो हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके एग्जाम पर 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 नंबर का होता है। तो हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। धन्यवाद।